नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का अपने परिवार एनएस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। साथी अगर आपने यहाँ तक आ ही गया है तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल पेपर है, ऐसा मॉक टेस्ट है, वाक़ई में साथी आपका दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से हिल जाएगा, खुल जाएगा। वाक़ई में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ऐसा भी पेपर क्या आ सकता है। तो बिल्कुल, आपको इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर जो इस टाइम एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका लेवल कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, ये हम और आप केवल बैठ के एक अनुमान लगा सकते हैं। बट हमें तैयारी पूरी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इससे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ क्योंकि ये मॉडल टेस्ट जो है मॉडल पेपर यूट्यूब का अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। राधा कुंज में बैठी है, इस वाक्य में जो रेखांकित पद में है इसमें बताना है कौन सा कारक है और यहाँ आधार कौन सा प्रकट हो रहा है, आधार कौन सा प्रकट हो रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन एकदम शानदार और एकदम लाजवाब। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, शे होता है। जो कारक चिन्ह होते हैं इनको परसक भी कहा जाता है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में और क्या होता है साथी मेरे, पर होता है, में और पर होता है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है, में होता है। किसी अधिकरण कारक जो होता है, जो करण कारक होता है इससे होता है जो किसको दर्शाता है, साधन या वजह को दर्शाता है। लेकिन साथ ही जो अधिकरण कारक होता है वह किसी भी स्थान का या समय का या अवसर का बोध कराता है। में यहाँ पे देखेंगे तो कुंज में बैठी हैं यानी स्थान का बोध हो रहा है, तो में यानी स्थान का बोध कराएगा तो वहाँ पे अधिकरण कारक तो हो जाएगा। लेकिन साथ ही हिंदी में आधार का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। संस्कृत में अधिकरण कारक के 3 आधार हैं। कौन-कौन से हैं? औपश्लेषिक एक हो गया आधार, दूसरा हो गया वैश्विक आधार और तीसरा अभिव्यापक आधार हो गया। कौन सा हो गया? अभिव्यापक आधार हो गया। इसके बाद बताएं जो सामीप्य आधार दे रखा है साथी, जो सामीप्य आधार दे रखा है ये औपश्लेषिक आधार का ही एक उपभेद जैसा कह सकते हैं, यही है। तो समझेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा समझ लेंगे जिससे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर सकते हैं। जो साथी यहाँ पे दे रखा है औपश्लेषिक आधार, ये क्या होता है? ये क्या होता है, इसमें जो वस्तुएं होती हैं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई होती हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि किताब मेज पर रखी है, किताब मेज पर यानी क्या है, अधिकरण कारक तो हो गया, लेकिन मेज और पर के बीच संबंध है, इनको हम अलग कर सकते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, औपश्लेषिक आधार कह सकते हैं। इसका क्या नाम है, औपश्लेषिक आधार है। दूसरा क्या है साथी, वैश्विक आधार। दूसरा क्या है, वैश्विक आधार। इसमें किसी विषय में अगर आपकी प्रति रुचि है, योग्यता है, इसके आधार पर इसको रखा जाता है। जैसा मेरा हिंदी में रुचि है, तुम्हारा हिंदी में रुचि है, तुम्हारा यूपी पुलिस में नौकरी करने की रुचि है, तुम्हारी इच्छा है, तो यानी रुचि में जो किसको दर्शाता है, रुचि को दर्शाता है। और जो चीजें रुचि होती हैं वो क्या होती हैं, वैश्विक आधार होती हैं, अधिकरण कारक के अंदर ही आता है। इसके 3 आधार हमने आपको बताया। और तीसरा जो होता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक यानी सर्वत्र सब जगह कण कण में व्याप्त, कण कण में व्याप्त। जैसे जैसे आप ऐसा समझिए दूध में घी है, दूध में घी है यानी दूध का थोड़ा सा भी अगर होगा, थोड़ा सा भी 100 ग्राम 150 ग्राम जो भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा निश्चित ही घी का जरूर होगा। जैसे आत्मा सब प्राणियों में है यानी जितने भी प्राणी इस धरती पे रहते हैं सब में ये चीज क्या है, कॉमन चीज है, कण कण में है, सब जगह व्याप्त है, सभी प्राणियों में व्याप्त है। यानी जो चीजें सभी जगह व्याप्त हो वही क्या होते हैं, अभिव्याप्त आधार होती हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आंसर देने का प्रयास करेंगे कि राधा कुंज में बैठी है। कुंज नामक एक स्थान है जिसके अंदर क्या है, राधा बैठी है। तो राधा एक स्थान पे बैठी है, ये क्या है साथी, एक संपर्क है। संपर्क यानी एक स्थान का बोध करा रहा है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, औपश्लेषिक आधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ तो मैं क्लास से बाहर भी जा सकता हूँ, क्लास से बाहर भी जा सकता हूँ। जिन चीज़ों को अलग भी किया जा सकता है वहाँ पे औपश्लेषिक आधार होता है, ये आपको बताना है। और जो मन की भावनाएं जैसे इच्छा हो गई, योग्यता हो गई, वो किसके अंतर्गत आती हैं, वैश्विक के अंतर्गत आती हैं, वैश्विक आधार के अंतर्गत आती हैं। और जो सभी जगह व्याप्त हो, कड़कड़ में व्याप्त हो, अभिव्याप्त हो गया। सिंपल सी चीज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का सही वेद चुनिए। प्रेरणार्थक क्रिया की सही भेद बताना है। शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। द्वितीय नाम धातु, संयुक्त क्रिया बताएंगे कौन सा प्रेरणार्थक होगा, तो प्रथम होगा, तो द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, नाम धातु क्रिया है और संयुक्त क्रिया तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं।
संयुक्त क्रिया क्या होती है, एक बार थोड़ा-सा हम इसको समझ लेते हैं। क्या संयुक्त क्रिया? संयुक्त क्रिया जब 2 क्रियाओं का अलग-अलग जैसे प्रयोग हो, जैसे मैं खाना खाने गया। खाना खाने और गया दोनों क्या हो जाएँगे संयुक्त क्रिया। एक तो खाने और एक तो गया। 2 क्रियाएँ हो जाएँगी, वहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नाम धातु जो क्रियाएँ होती हैं वो क्या होती है साथी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसे एक हाथ शब्द हो गया। हाथ से हम क्या बना सकते हैं? हाथ जैसे शब्द हो गया, हाथ से हम क्या बना सकते हैं? हथियाना। हथियाना कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। बात से बतियाना, लात से रतियाना, ये सब कैसी क्रिया हो जाएंगी? नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी। संयुक्त क्रिया मैंने आपको बता दिया कि 2 से अधिक क्रियाओं के मिलने से बनता है। जैसे वह खा चुका है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, ये हो गया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया इसमें क्या होता है? जो कर्ता होता है वो स्वयं कोई कार्य करता है। जैसे शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं, यानी कार्य दूसरे के माध्यम से होगा। जब कार्य दूसरे के माध्यम से होगा तो वहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी, न कि प्रथम होगी। प्रथम होगी जैसे छात्र पाठ पढ़ाता है। अगर ऐसा वाक्य होता कि छात्र पाठ पढ़ाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। याद आया? समझ में आया चीजें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। सच्चिदानंद शब्द में कौन सी संधि, सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। कौन सी संधि होगी? संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं साथी? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कोई भी भेद नहीं होते, इनके लिए कुछ नियम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे भी एक चीज पहचान के लिए याद करिए, जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने जब जैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया सत प्लस चित प्लस आनंद, तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट हो जाए। सत्य, तत् पे जो हलंत आता है, जैसे सम्मान, समधन मान, यहाँ पे लिखेंगे हम शम, यहाँ पे एक शब्द लिख दे रहे हैं समधन मान, समधन मान। अगर आपको इसमें बताना है कि कौन सी संधि है, तो अक्सर जो यहाँ पे लास्ट में हलंत वाले शब्द दिखते हैं, हलंत वाले शब्द दिखते हैं, वो किस में जाते हैं? व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। हलंत वाले अधिकांशतः शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। बट इसका आपको नियम जानना है, जैसे त या द के बाद इसका जो नियम होता है, त का च में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। त या द के बाद साथी क्या आ जाए? च या छ आ जाए। त या, यहाँ पे नियम थोड़ा सा हम लिख लेंगे कि क्या, त या द के बाद, त या द के बाद क्या आ जाए? च या छ आ जाए। तो त या द किसमें बदलता है? ये साथी परिवर्तित हो जाता है आधे च में। किसमें परिवर्तित होता है? आधे च में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे त के बाद क्या आया? च आया। त के बाद च आ गया तो त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आधे च में। तो सत प्लस चित मिलके क्या बन जाएगा? सच्चित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सच्चित। और यहाँ पे त दे रखा है। एक चीज और, इसमें 2 नियम, व्यंजन संधि के 2 नियम का प्रयोग हुआ है। त के बाद क्या होता है? एक नियम होता है साथी, जब भी कोई वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण आ जाए, उसके साथ सघोष या घोष वर्ण आ जाए। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे लिख लेंगे सघोष, सघोष, घोष या सघोष वर्ण आ जाए। सघोष वर्ण जैसे साथी तीसरा, चौथा, पांचवा, जो वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन होता है। उसके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर। उसके अलावा क्या होता है? य, र, ल, व और ह भी, उस व्यंजन का ह भी इसमें आता है, सघोष में आता है। किसमें आता है? सघोष में। तो यहाँ पे त और द के बाद क्या आ जाए? क्या आया है? अ आया, जो कि एक स्वर है। त या द के बाद अ आता है तो वो किसमें बदल जाता है? पहला वर्ण अपने तीसरे में रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द में परिवर्तित हो जाएगा। सत प्लस चित प्लस आनंद व्यंजन संधि का रूल है। इसमें व्यंजन संधि के 2 रूल्स का इस्तेमाल, 2 नियम का इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा सा लंबा तो होगा चीजें, लेकिन आपको समझ में भी आनी चाहिए। मजा आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है तो अगर आपने यहाँ तक बने हैं तो वाकई में मजा आएगा लास्ट तक। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का शुद्ध रूप, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का शुद्ध रूप नहीं है। कौन से ऑप्शंस में अव्ययी भाव समास का शुद्ध रूप नहीं है, ये आपको बताना है। यवत जीवन दिया है, प्रत्यंग दिया है, मंद मंद, धर्म भ्रष्ट। हम नॉर्मल सी परिभाषा जानते हैं कि जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यवत जीवन, यवत जीवन का हम संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यवत धन जीवन, यानी जीवन पर्यंत। यवत क्या है? एक उपसर्ग है, तो यहाँ पे व्यंजन क्या है? अव्ययी भाव समास है। प्रत्यंग यानी प्रत्येक अंग, प्रति अंग, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति धन अंग, प्रति धन अंग। प्रति क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यंग यानी हर अंग अंग।
अंग अंग से भी आप लगा सकते हैं कि पुनरावृत्ति हुई है शब्दों की, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंद मंद यानी धीरे धीरे, ये भी क्या है, शब्द रिपीटेशन है, शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से भ्रष्ट, भ्रष्ट से किसको दर्शाता है साथी, से, यहाँ पे धर्म से भ्रष्ट यानी धर्म से अलग हुआ है, धर्म से अलग। और जहाँ पे से का अर्थ अलगाव दिखाता है, से का अर्थ क्या दिखाता है, अलगाव, वहाँ पे अपादान कारक होता है। और यहाँ पे इसलिए अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि वह धर्म से भ्रष्ट है, धर्म से क्या है, भ्रष्ट है। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, अलग होने की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 5वां, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दे रखा है जो शब्द लिंग वचन काल कारक अपना रूप नहीं बदलते हैं, अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जो भी शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चाहे जो भी शब्द हो जाए वो अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। अविकारी यानी जिसमें विकार नहीं आता है, ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। और विकारी शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन काल कारक क्या होता है, परिवर्तित होता है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, सार्थक खंड नहीं कर सकते, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आज कल परसों तुम हम, ये सब क्या हो गए, रूढ़ शब्द हो गए। और इसी प्रकार होता है एक योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है साथी, ऐसे शब्द को कहते हैं जो बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आप पकड़ लो। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। वीणा पाणी, तीसरा अर्थ कोई प्रकट हो, तीसरा अर्थ कोई प्रकट हो, वहां पे योग रूढ़ शब्द वो कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ भाई, क्या होगा। सड़क पर कोई खड़ा है, सड़क पर कोई खड़ा है और वह कुछ गा रहा है। इस वाक्य में जो रेखांकित पद दिए गए हैं, कोई और कुछ में बताना है कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। शब्दों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर आपको शब्दों की संख्या याद है तो सर्वनाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। निश्चित सर्वनाम संख्या जो शब्द होते हैं यह और वह होते हैं। अनिश्चित में क्या होते हैं, कोई और कुछ होते हैं, कोई और कुछ होते हैं। और यहाँ पे संबंध में दे रखा है, तो संबंध में जो और सो हो गए। निज में साथी क्या होता है, आप होता है। निज में क्या होता है, आप। ये शब्द है, अगर आप इन शब्दों को याद करेंगे तो आप आसानी से सर्वनाम पहचान सकते हैं। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कोई और कुछ दोनों ही वाक्य में, जो दोनों वाक्य आपस में कनेक्ट हुए, इसमें अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है, तो वहां पे अनिश्चित सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। विटप तरु गाछ द्रुम निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। क्या लक्ष्मी के हैं, रात्रि के हैं, वृक्ष के हैं या कमल के हैं। विटप तरु गाछ द्रुम निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं, फटाफट से कमेंट में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा साथी, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, अरविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब क्या है, विटप तरु गाछ द्रुम पादप, पादप पेड़, पादप पेड़ रूख, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और हम बात करें साथी लक्ष्मी की पर्यायवाची शब्द में, तो इन्हें श्री कहते हैं, हरिप्रिया कहते हैं, भगवान विष्णु की प्रिय है हरिप्रिया, हरिप्रिया कहते हैं, श्री कहते हैं, कमला कहते हैं, कमला हो गया, रमा हो गया, रमा हो गया साथी, पद्मा हो गया, ये सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं। और वहीं पे स्त्री के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या होता है, औरत, औरत हो गया, महिला हो गया, औरत हो गया, महिला हो गया साथी, नारी हो गया, नारी, वनिता, वनिता, ये सब क्या है, वामा हो गया, ये सब स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या क्रमशः होगा। उपेक्षा,
यानी आप किसी से उपेक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, आशा रखते हैं, उसका हो जाएगा अपेक्षा। उपेक्षा यानी किसी से आप आशा नहीं रखते हैं, इसका हो जाएगा अपेक्षा। क्या आप आशा रखते हैं किसी से, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। यहाँ पे साथ ही अवहेलना क्या है, अवहेलना ही उपेक्षा का क्या है, पर्यायवाची। क्या है, पर्यायवाची। और इसके बाद सापेक्षता की बात करें तो इसका हो जाएगा सापेक्ष का जैसे विलोम होता है निरपेक्ष, तो उसे निरपेक्षता हो जाएगा। निरपेक्षता क्या हो जाएगा, निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से मिश्र वाक्य का सही उदाहरण चुनिए। मिश्र वाक्य का सही उदाहरण चुनिए। साथ ही वाक्य के अर्थ के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं, कुल 8 भेद होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। वहीं पे रचना के आधार पर पूछा जाए तो रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, वह सुबह गया और शाम को लौटा। वह क्या गया, सुबह गया और शाम को लौटा। प्रिय बोलो पर सत्य मत बोलो, प्रिय बोलो पर असत्य मत बोलो। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। बीमारी के कारण वह आज विद्यालय नहीं जा सका। बीमारी के कारण वह विद्यालय नहीं जा सका। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक क्या हो, विधेय हो, वहां पे सामान्य वाक्य होता है। ये क्या है साथी, सामान्य। सामान्य वाक्य। सामान्य कैसा वाक्य है, बीमारी के कारण वह आज विद्यालय नहीं जा सका, यानी उसको बीमारी के कारण वह नहीं जा सका। बीमारी के कारण कौन, वह आज विद्यालय नहीं जा सका। एक ही सिंपल सी जानकारी मिल रही, एक ही उद्देश्य, एक विधेय है। जो छात्र परिश्रम करते हैं, जो छात्र परिश्रम करते हैं वो अवश्य सफल होते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है साथी, एक मुख्य वाक्य होता है, उस पर एक आश्रित उपवाक्य होता है, यानी दो तो वाक्य होते हैं लेकिन एक जो होता है उस पर आश्रित होता है। यानी जो छात्र, अगर आज तुम परिश्रम करोगे तो वाकई में कल तुम सफल होगे, अगर आज तुम परिश्रम नहीं करोगे तो क्या सफल होगे, नहीं होगे। यानी एक दूसरे पे आश्रित होंगे, वही क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके कुछ शब्द होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, मुख्य वाक्यों को उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, कौन कौन से होते हैं शब्द, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, जब तब, जब तब, जब तब, की, क्योंकि, की, क्योंकि, जो, वे, जो वे, जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ। ये शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो शब्द होते हैं ये मिश्र वाक्य को क्या करते हैं, मुख्य और आश्रित जो होता है उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। प्रिय बोलो पर असत्य मत बोलो, प्रिय बोलो पर असत्य मत बोलो। यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य है ये साथी, संयुक्त वाक्य। और ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं दो स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ते हैं। अगर आप वाक्य को हटा देंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने, जैसे वह सुबह गया, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। और वह शाम को लौटा, वह शाम को लौटा। और के माध्यम से दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़ गए, वही स्वतंत्र वाक्य होता है। कुछ इसके भी शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे, और हो गया, एवं हो गया, अथवा, एवं अथवा, एवं अथवा, किंतु, परंतु, अतः, या, किंतु, परंतु, इसलिए। ये सब संयुक्त वाक्य के क्या है, उदाहरण है। ये क्या है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। अगले क्वेश्चन पे फटाफट से चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके इसके। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है कि रचना और रचयिता का कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे साथी गलत दे रखा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है आप बताएंगे राइट आंसर। तुलसीदास जी की रचना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है अवधी भाषा में, जिसमें 7 कांड हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की, एक महाकाव्य है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये गोदान जी का, गोदान इनका क्या है, उपन्यास है। लेकिन जो यामा रचना है साथी ये किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसकी है महादेवी वर्मा जी की रचना। इनकी कुछ अन्य रचनाएं जैसे शांति गीत, शांति गीत, निर्जा, निहार, निर्जा हो गया, निहार, रश्मि, यामा, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। यामा के लिए साथी इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन से सन में मिला था, 1982 में। 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ मिला है इसी रचना के लिए, इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। कौन सी रचना थी? चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी आपको चीजें ध्यान में रखना है। इनके कुछ अन्य रचनाएं जैसे पल्लव हो गया, लोकायतन हो गया, वीड़ा हो गया, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। वीड़ा, पल्लव, पल्लव, वीड़ा, लोकायतन, ये सब क्या है? इनकी रचना है। बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास था। कंकाल, तितली क्या है? इनके पूर्ण उपन्यास थे। तुलसीदास जी की बात करें, इनकी जो अन्य रचनाएं जैसे हो गया कवितावली, कवितावली, दोहावली, दोहावली, बरवे रामायण, क्या हो गया? बरवे रामायण, ये सब किसकी रचना है? सर गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। साथ ही पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस आपके सामने है ही, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, ये सब क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। 12 इनके प्रमाणिक रचनाएं हैं, माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। जो जय दिया है, जय वर्ण का निर्माण किन वर्णों के संयोग से होता है और वर्णकोश यानी डिक्शनरी में यह किस वर्ण के बाद आता है, ये भी आपको बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जय क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कुल होते हैं 6, त्रय, जय और श्रेय। 6 त्रय, ज्ञ, श्रेय होते हैं। जो जय होता है, जय प्लस अय से मिलकर बनता है साथी, और ज वर्ण के बाद में आता है इसका स्थान। जो छठी वाला 6 है साथी, यह क वर्ण के बाद आता है, ये त वर्ण के बाद आता है त्रय, और जय इसके बाद आता है। श्रेय जो होता है श वर्ण के बाद आता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। जो क के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो 6 आता है, छत्री वाला 6। और यहाँ पे कषय जिसको बोलते हैं, कषय। और त्र हो गया, श्रेय हो गया, स के बाद आता है, त्र हो गया, त के बाद आता है, त धन र श मिलकर बनता है। संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। निम्न में से कौन सा, निम्न में से काकल्य वर्ण और लुंठित वर्ण का सही युग्म कौन सा है? काकल्य वर्ण और लुंठित वर्ण। तो काकल्य वर्ण साथी किसको कहते हैं? ह को कहते हैं। र को क्या कहते हैं? प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित या कंपन जात, तीनों क्या कहते हैं? र को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। य और व को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल और व होते हैं। अड और अढ़ को क्या कहते हैं साथी? ये उच्छिप्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्री मच्छंदर चंद्र, मच्छंदर चंद्र का सही छंद विच्छेद क्या होगा? श्री मच्छंदर चंद्र का सही छंद विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है किसमें क्या होगा इसका राइट आंसर। श्री मद, श्री मद के बाद क्या आएगा? शरद आएगा। शरद के बाद क्या आएगा? चंद्र आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कौन सी संधि है साथियों? तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का एक रूल है कि त या द के बाद क्या आ जाए? त या द के बाद क्या आ जाए साथी? श आ जाए। त या द के बाद स आ जाए तो क्या होता है? त या द किसमें बदलता है? त या द आधे च में बदलता है, और जो श है वो आधे छ में बदलता है। त या द के बाद स आ जाए, जो त और द है आधे च में बदलता है, और श किस में बदलता है साथी? आधे छ में बदलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें भी 2 नियम का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद त या द के बाद, त या द के बाद क्या आ जाए? च या छ आ जाए, तो त या द आधे च में परिवर्तित होता है। यहाँ पे व्यंजन संधि का 2 नियम है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, इस वाक्य में काल और वृत्ति यानी मूड जिसे कहते हैं, जो आपका माइंड सेट है, वो कौन सा भेद है? क्या है वो? कौन सा भेद है? कौन सा आपको यहाँ पे बताना है? काल है, और कौन सा यहाँ पे वृत्ति है यानी मूड है? आसन्न भूतकाल, साथ ही काल के कुल 3 भेद होते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के कुल 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे भूतकाल दे रखे हैं। आसन्न भूतकाल, हेतु हेतु मत, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, सारे यहाँ पे भूत 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 दे रखे हैं। जो अपूर्ण भूतकाल होता है, ये क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल क्रिया भूतकाल में जारी रहती है, यानी कार्य पूरा नहीं होता लेकिन भूतकाल में। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखें, वह पढ़ वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, यानी क्रिया भूतकाल में जारी रहती है, तो वहां पे अपूर्ण भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल एक प्रकार से आप ऐसा समझिए, संदेह होता है। कार्य तो भूतकाल में हो, लेकिन वो क्या हो? पूर्ण हो या न हो, ये आपको संभावनाएं होगी।
ये क्या होंगी, आपको संभावनाएं व्यक्त कराएंगी। शायद वह क्या हो, शायद वह पढ़ता होगा, शायद वह पढ़ता होगा। संदिग्ध भूतकाल हो। इसके बाद बात करें हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें क्या होता है साथी, हेतु हेतुमत भूतकाल, इसमें एक ही क्रिया, एक जो क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पे निर्भर करती है। एक क्रिया जो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। आज तुम जो परिश्रम कर रहे हो तुम कल अवश्य सफल होगे। ये क्या हो जाएगी, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया कैसी होनी चाहिए, भूतकाल में होनी चाहिए, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या होती है, निर्भर। तो वहां पे हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्या होता है, आसन्न भूतकाल क्रिया के क्या होता है, क्रिया के निकट समय में समाप्ति का बोध हो, निकट समय में समाप्ति का बोध हो, वहां पे आसन्न भूतकाल होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लिखे, उसने पत्र लिखा है, उसने पत्र लिखा है। कार्य बीत चुका लेकिन जस्ट थोड़े समय हुआ है। वाक्य के अंत में है या है का प्रयोग होता है, इसमें आसन्न भूतकाल में। वही संदिग्ध भूतकाल में वाक्य के अंत में क्या होता है, होगा, होंगी, होंगे। वह पढ़ता होगा, वह पढ़ती होगी, शायद वह आया होगा। ये क्या हो जाएंगे, संदिग्ध भूतकाल हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लें थोड़ा सा वृत्ति, जिसे मूड कहते हैं। वृत्ति क्या होती है साथी, थोड़ा सा समझेंगे। और इसको कुल कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं वृत्ति। वृत्ति क्रिया के ढंग का, रूप का, क्रिया के ढंग का या रूप का जिससे बोध पता चल रहा है, जिससे पता चलता है, वही वृत्ति होती है। और ये कुल 5 प्रकार की होती है। क्रिया के ढंग का या रूप का जिससे पता चलता है वही क्या होती है, वृत्ति होती है। ये कुल कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे दे रखा है आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संभावनार्थक और निश्चयार्थक। निश्चयार्थक क्या होता है साथी, निश्चित रूप के होने का बोध होता है, किसी की कार्य के निश्चित रूप के होने का बोध होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है, गोल है, पृथ्वी गोल है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी निश्चित चीज का बोध हो, किसी निश्चित क्रिया का बोध हो, वहां पे क्या होता है, निश्चयार्थक होता है। इसके बाद बात करें साथ ही संभवार्थक, संभावनार्थक। संभावनार्थक क्या होता है, इसमें अनुमान लगाया जाता है, शक की संभावना होती है, इसमें अनुमान लगाया जाता है, इसमें शक की संभावना होती है। जैसे एक वाक्य यहाँ पे हम लिखे एग्जाम्पल्स के तौर पे, एक वाक्य यहाँ पे समझे कि शायद आज धूप निकले। जैसे शायद, शायद आज धूप निकले। ये क्या कर रहे हैं हम, एक प्रकार से हम अनुमान लगा रहे हैं, शायद आज वर्षा हो जाए, शायद तुम इस क्लास को पूरा देखो। ये क्या है, एक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभावनार्थक वृत्ति हो जाएगी। संकेतार्थक क्या होता है, संकेतार्थक जो होता है साथी, इसमें क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होती है, जैसे हेतु हेतु मत भूतकाल में होता है। जैसे क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर करती है, जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाती। ये क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर है, वाक्य में क्वेश्चन नंबर में दे रखा है। ये क्या हो जाएगी, संकेतार्थक हो जाएगी। जो आज्ञार्थक वृत्ति है, जो साथी आज्ञार्थक वृत्ति है, इसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना का बोध होता है, इसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना का बोध होता है। जैसे एक वाक्य यहाँ पे लिखें अगर हम, कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। ये क्या है, एक आदेश है, आज्ञा दी जा रही है, तुम चुप रहो। शायद, शायद वाले तो पॉसिबल नहीं, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। क्लास को शेयर करो, मैं आप लोगों से आज्ञा, आपको आज्ञा दे रहा हूँ कि आप क्लास को शेयर करें। ये क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक वृत्ति हो जाएगी। कुल वृत्ति कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जहां पे 4 हमने आपके सामने बता दिया। वृत्ति की एक बार और परिभाषा समझ लेंगे क्या होता है। क्रिया के रंग रूप का जो वक्ता होता है, यानी वक्ता यानी बोलने वाला, बोलने वाले के मनोभाव की उद्देश्य का जिससे पता चलता है वही वृत्ति होती है। ये अक्सर हम वाक्यों में देखते हैं, वाक्यों से हमें प्रकट होता है। समझ में आया, एक बार और देख लेंगे, थोड़ा सा आप सर्च करके पढ़ लेंगे वृत्ति क्या है, तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको तो माइंड में जा घुस रहा होगा चीज़ें क्या है कैसे है। नहीं तो अक्सर कुछ चीजें होती है जो मेल जोल खाती है, जैसे हेतु हेतु मत भूतकाल हो गए, संकेतार्थक वृत्ति हुए, इन दोनों का एग्जाम्पल एक दूसरे से मेल करता है, और परिभाषाएं जो है इनकी एक दूसरे से क्या है, मेल करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण किस विकल्प में है। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है, जैसे शाखा मृग, यानी शाखाओं पे दौड़ने वाला मृग, इसको क्या कहते हैं, बंदर, बंदर कहते हैं, या बानर या बंदर। तो यहाँ पे एक अलग अर्थ प्रकट हुआ, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वज्र पाणी, वज्र यानी एक प्रकार से अस्त्र होता है जिसके हाथ में हो, अर्थात कौन, इंद्र जी, अर्थात इंद्र जी।
ये भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दिगंबर, दिगंबर साथी क्या हो जाएगा, दिशाओं का अंबर यानी वस्त्र जो धारण किए हुए हैं, इसको भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अपाद मस्तक, यहाँ पे आ क्या है साथी, एक उपसर्ग है। पाद मस्तक यानी सिर से लेकर, पाद यानी सिर, पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक यानी अपाद मस्तक इसको कहते हैं। तो जहाँ पे ये आ क्या है, ये उपसर्ग है। और यहाँ पे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलो। आज की क्वेश्चन की लेवल देख रहे हो, एकदम हिला डालेगा, हिला। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। इस वाक्य में रेखांकित पद बहन को बताना है साथी, ये कौन सा कारक है, बहन को कौन सा कारक। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है साथी क्या, को। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है जिसके लिए को का अर्थ होता है के लिए। किसी को कुछ देने या काम करने के भाव, काम करने, किसी को कुछ देने या काम करने के भाव में युक्त होता है। यहाँ पे को का अर्थ है क्या, किसी को देने या कुछ करने के लिए, बिल्कुल। यहाँ पे हरीश क्या कर रहा है, अपनी बहन को पुस्तक दे रहा है, किसी के लिए वो पुस्तक है, बहन को दे रहा है यानी किसी को देने के लिए है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाए। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। लेकिन क्रिया का फल जिस पे पड़े वही कर्म कारक होता है। और यहाँ पे क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे कर्म क्या होगी, पुस्तक होगी, न कि बहन को। तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होता है, न कि कर्म कारक। संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक का चिन्ह होते हैं का, के, की। संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं का, के, की, ये क्या होता है, संबंध को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे होता है हरीश की बहन, मोहन का भाई। तो यहाँ का होता है मोहन का भाई, भाई और मोहन के बीच में का संबंध दिखा रहा है। यहाँ पे संबंध का कुछ ऐसा सीन नहीं है। करण कारक का चिन्ह होता है साथी की से, किसको दर्शाता है, साधन या वजह, साधन या वजह को दर्शाता है। वहां पे करण कारक होता है। जैसे वह पेन से लिखता है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 17, तब तक मैं थोड़ा सा जल जलपान कर लेता हूं। आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तनी की दृष्टि से इस विकल्प में सभी शब्द जो है पूर्णतः शुद्ध है। पूर्णतः क्या है, शुद्ध। प्रज्वलित, उज्ज्वल, हिरण्यकश्यप, अहोरात, द्वारका, पूजनी, अंतर्ध्यान, अहिल्या, तदुपरांत, कालिदास। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो शुद्ध हैं, कुछ शब्द हैं अशुद्ध है, जिनको हमें शुद्ध करना है। यहाँ पे प्रज्वलित शब्द सही है, उज्ज्वल शब्द भी सही है, लेकिन हिरण्यकश्यप शब्द गलत होता है। क्या होता है साथी, हिरण्यकशिपु शब्द होता है। अहोरात भी सही है, द्वारका भी सही है, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साथी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पूजनीय सब सही, लेकिन अंतर्ध्यान और अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, क्या होता है, अहिल्या होता है, अहिल्या। और यहाँ पे क्या होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान शब्द होता है। तदोपरांत नहीं होता साथी, क्या होता है, तदुपरांत, तदुपरांत होता है। कालिदास कवित्री सही है, बट यहाँ पे एक एक शब्द सब में गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। हम फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। यहाँ पे दे रखा है साथी मरीचि, मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही भेद क्या है, सही अर्थ क्या है। समश्रुत भिन्नार्थक में आपको अर्थ बताना है कि क्या होगा, किरण और सूर्य। जहाँ पे बड़ी ई दिशा है, मैं आपको बताया था कि अली में बड़ी ई दिखेगी, सखी में ख पे बड़ी ई दिखेगी। उसी प्रकार बड़ी ई हो, ये किसका है, सूर्य का पर्यायवाची है। और जो छोटी ई है वो क्या है, किरण है। छोटी ई क्या है, किरण। छोटी ई यानी किरण का भी छोटी ई है, तो अब क्या हो जाएगी, किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। उत्कर्षणी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्षणी, जैसे उत्कर्ष होता है ना, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष। तो इसी प्रकार हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्षणी हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्षणी का क्या हो जाएगा, अपकर्षणी विलोम हो जाएगा। अपकर्ष का उत्कर्ष, अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा साथी, उत्कर्ष हो जाएगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन, विलोम पर्यायवाची शब्द। अगला है अलंकार से क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है। दृग उर्झत टूटत कुटुत, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही, दई नई हरित। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
दृग ऊर्जत यानी नेत्र जिस प्रकार आपस में उलझे हुए नायक और नायिका का, यह पंक्ति साथी है बिहारी लाल जी की है। यहाँ पे बता रहे दृग ऊर्जत, जो नायिका नायिका के जो नेत्र हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। टूटत कुटुंब, टूटत कुटुंब का अर्थ है कि जब टूटता परिवार है, जब परिवार टूटता है तो जुरत चतुर चित प्रीत, यानी जो चतुर लोग होते हैं उनका मन क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। गांठ दुर्जन ही ये, गांठ दुर्जन यानी जो ईर्ष्या की गांठ होती है, दई नहीं हरित, यानी एक प्रकार से आप समझिए कि जो ईर्ष्या की गांठ होती है वो दुर्जन यानी जो दुष्ट लोग होते हैं उनके हृदय में पड़ती है। वो किसके हृदय में, दुर्जन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं जो उनके हृदय में क्या पड़ती है, गांठ पड़ जाती है। तो बताना यहाँ पे असंगति अलंकार है, विरोधाभास है, विभावना है या विशेषोक्ति अलंकार है, बताएंगे भाई। विशेषोक्ति का मतलब होता है कारण रहते हुए भी कार्य का न होना। क्या होता है, जैसे पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच, पानी बीच मीन प्यासी, यानी जो मीन है यानी मछली है वो पानियों के बीच रहती है फिर भी प्यासी है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। विभावना अलंकार कारण के बिना कार्य का होना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर का फिर भी चल लेता है, बिना कान का फिर भी सुन लेता है, तो वहां पे विभावना अलंकार हो जाएगा। विरोधाभास, विरोधी बात कही जाए, विरोधा कथन कहा जाए तो वहां पे विरोधी भास हो जाती है, केवल शब्दों के माध्यम से विरोध का आभास हो जाए, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पे देखेंगे असंगति अलंकार हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असंगति अलंकार हो जाएगा, जहां कारण कहीं और कार्य कहीं और होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि जो नायिका नायक और नायिका हैं, जब इनके नयन मिलते हैं, जब ये क्या होते हैं इनके नयन आपस में मिलते हैं तो टूटत कुटुत, जो टूटत कुटुत यानी जब इनका परिवार, जब ये जुड़ते हैं और जब इनका परिवार जुड़ता है तो जो चतुर लोग होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे दिखा है चतुर चतुर चित्र, जो चतुर लोग होते हैं उनमें प्रेमी क्या होते हैं, बढ़ती है। और यही चीज को देखते हुए जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके हृदय में क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। क्या होती है, परिवार के मिलने से, यानी कथन कहीं और कारण कहीं और हो रहा है, तो वहां पे असंगति अलंकार हो जाएगी। कौन सा अलंकार हो जाएगा, असंगति अलंकार हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पे यति यानी विराम होता है। क्या हरिगीतिका में ऐसा होता है, या गीतिका में, या रोला में, या वर्बे में? वर्बे साथी 12-7 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण, चौथे और दूसरे चरण, 12-7 पे इनकी यति और विराम होती है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं और गीतिका में साथी 28-28 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे 16 और 12 पे विराम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरिगीतिका, इसमें कुल 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पे इनका क्या होता है, आराम लेती हैं, विराम लेती हैं ये पंक्ति में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति, यह सूत्र है और किसने दिया है, आचार्य भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के लिए दिया था। तो बताना है कि रस को, कौन से रस को स्थान नहीं दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया, बस आपको इतना ये बताना है कि कौन से रस को भरत मुनि जी नहीं मानते। भरत मुनि जी के अनुसार कुल रस कितने होते हैं, 8 रस होते हैं। कौन से रस नहीं मानते हैं, शांत रस को नहीं मानते हैं। रस के अंग या तत्व पूछे जाए, रस के अंग या तत्व तत्व पूछे जाए तो कितने होते हैं रस के अंग या तत्व, तो 4 होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। विभत्स का हो जाएगा घृणा, करुण का शोक, ये स्थायी भाव की बात कर रहा हूं। रौद्र का क्या हो जाएगा, वीर रस। रौद्र का क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। गलत बताया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं। सरहपा को साथ ही हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहपा जी को माना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास, वाल्मीकि या व्यास किसे माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। और अपभ्रंश के पहले कवि हैं, कौन है, अपभ्रंश के पहले कवि हैं स्वयंभू की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पौंचर्यू, प्रसिद्ध इनकी रचना है। पुष्पदंत की बात करें तो अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को कहा जाता है। या आप कह सकते हैं अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है, तो वो भी पुष्पदंत को कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत प्राकृत भाषा है, प्राकृत के पाणिनि के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में, प्राकृत के पाणिनि के रूप में कौन जाने जाते हैं, हेमचंद्री जाने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है। फटाफट से बताएंगे कि व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध वाक्य कौन सा है, पूर्णतः शुद्ध हो, इसमें कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे दे रखा है सप्रमाण सहित। स सहित यानी स का मतलब होता है सहित, लेकिन यहाँ पे स सहित दोनों एक साथ दे दिएगा तो ये गलत हो गया। भारी भरकम, भीड़ के लिए क्या भारी भरकम का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। भारी भरकम सामान होता है, किसी भी वस्तु के लिए भरकम सामान, भरकम चीज का प्रयोग करते हैं यार, तो भारी भरकम यहाँ पे तो गलत हो गया। विंध्याचल हरा भरा है, ये बात सही है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। यह विदुषी महिला अत्यंत बुद्धिमान है। यहाँ पे अगर विदुषी है, विदुषी क्या है, महिला के लिए विदुषी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे विद्वान का विद्मती होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विद्मती। ये तो भाई गलत कर दिया वाक्य। क्या होना चाहिए था? बुद्धिमती होना चाहिए था, तब जाके ये वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हिसाब से बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। शायद आज वर्षा हो, शाम को वर्षा हो जाए। इस वाक्य में काल और अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो शायद, शायद आज वर्षा हो, भविष्य में काम होने की संभावना जहां पे हो, भविष्य में आने वाले समय में काम होने की जहां पे संभावना हो, वहां क्या होता है? संभाव्य भविष्यकाल होता है। भविष्यकाल के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यहाँ पे हो जाए यानी आने वाले समय की बात होती है, तो यहाँ पे भूतकाल तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे शायद है यानी संभव है, शायद है यानी संभव है, संभाव्य है, क्या कह सकते हैं? संभव है। सामान्य भविष्यकाल क्या होता है साथी? क्या कोई बता सकता है सामान्य भविष्यकाल क्या होता है? आने वाले समय में किसी चीज की सामान्य जानकारी हो, वह आएगा, वह आएगा। किसी चीज की सामान्य जानकारी जिस वाक्य से हमें मिले वही सामान्य भविष्यकाल होता है। हेतु हेतु मत, सामान्य में होने वाले, भविष्य काल में सामान्य यानी आने वाले समय में जो कार्य होगा वो एक दूसरे पे क्या होंगे? निर्भर होंगे। एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पे निर्भर होता है, वो क्या होता है? हेतु हेतु मत हो जाता है। एक कार्य दूसरे पे निर्भर होता है। संदेह क्या होता है? संदेह भी शायद शक का दायरा होता है, जहाँ पे संभावनाएं हो वहां पे संदेहवाचक वाक्य होता है। इच्छा, आपकी इच्छा जिस प्रकार हो, आपके जो भाव है, मनोभाव दशा है, चाहे आज्ञा हो, चाहे एक आशीर्वाद हो, चाहे आपकी इच्छा हो, वहां पे इच्छार्थक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? ये थोड़ा सा समझना है कि एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पे निर्भर करती है। जैसे एक क्रिया दूसरी, जैसे हेतु हेतु मत का जो है, वैसी प्रकार संकेत का भी है। यानी जो एक क्रिया, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, ये क्या है? संकेतात्मक। मैं संकेत दे रहा हूं आपको कि यदि तुम पढ़ोगे तभी तुम सफल हो। विधिवाचक क्या होता है? किसी भी कार्य के होने की जो जानकारी मिलती है, किसी कार्य की होने की, जैसे छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, तुम क्लास देख रहे हो, ये विधिवाचक वाक्य है। किसी भी चीज के बारे में निश्चित जानकारी दी जा रही है, वही विधिवाचक वाक्य होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने बता दिया 25 का, अब 26 क्वेश्चन आपके जिम्मे है, आपको आंसर बताना है। लड़का पेड़ से गिरा, उसकी लाठी दूर जा गिरी। वाक्य में कारक के कौन से भेद हैं? करण कारक का चिन्ह होता है से, जिस किसको दर्शाता है? साधन को। तो यहाँ पे पेड़ से गिरा यानी से अलग होने की बात हो रही है, अलगाव की। पेड़ से अलग हुआ, गिरा यानी अलग हो जाएगा पेड़ से, तो वहां पे अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक ऑप्शन है। संप्रदान को का अर्थ के लिए किसी को चीज को कुछ देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अपादान यहाँ पे तो है नहीं, संप्रदान है। कर्म कारक क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। उसकी लाठी, यहाँ पे की का जो प्रयोग हुआ है, उसकी लाठी, किसकी लाठी? लड़के की लाठी। की का प्रयोग हुआ है संबंध बताने की, लड़के की जो लाठी है संबंध बताने के लिए, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। का के की संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, ये क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। उसकी लाठी यानी किसकी लाठी? लड़के की लाठी के बीच, लाठी और उसके बीच संबंध है, किसके? लड़के के। कंफ्यूज जाओ मत भाई, आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 27। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। विकल्प में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, न कि तद्धित प्रत्यय का। तो आपको बताना है कृदंत प्रत्यय यानी क्रिया के मूल शब्द में जो प्रत्यय लगते हैं वही क्या होते हैं? कृदंत होते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द होता है ठाकुर, ठाकुर में आइन प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय? आइन। ठाकुर संज्ञा शब्द है, ये क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। मामा, मामा में एरा प्रत्यय, ममेरा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। स्वर्णिम, एक होता है स्वर्ण शब्द, क्या होता है? स्वर्ण। कैसा शब्द होता है? स्वर्ण। स्वर्ण में इम प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है, तो स्वर्णिम हो गया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिख में आवट। लिखना क्या है, लिख क्या है, मूल शब्द है, ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी, यानी जो मूल शब्द होता है, क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं वही कृदंत होते हैं। यहाँ पे जो लिखेंगे लिख धन आवट, लिख धन आवट क्या हो जाएगा, लिखावट। लिख धन आवट साथी मेरी क्या हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। समझ में आया सारी चीजें, समझ में आई आपको चीजें? नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार देखेंगे भाई, फिर से एक बार देख लेंगे, चीजें आपको समझ में जरूर आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने आपको बताया नहीं प्रत्यय दो ही प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। 28 आपके स्क्रीन पे है। वह दिन भर सोता रहता है। दिन भर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, दिन भर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? परिमाण है, रीति है, काल है, स्थान है। क्या किसी स्थान का बोध हो रहा है, किसी दिशा का बोध हो रहा है? जहां पे स्थान और दिशा का बोध होगा वहां पे स्थानवाचक विशेषण होता है। स्थानवाचक, आप जब वाक्य में कहां से प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, बाहर मिलेगा, भीतर मिलेगा, ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा, ये सब क्या है, स्थान है। कालवाचक कालवाचक जो क्रिया विशेषण होता है, इसमें आप कब से प्रश्न करेंगे वाक्य में, तो कब से। वह दिन भर रोता रहता है, कब से रो रहा है, दिन भर से। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रात भर पढ़ता है। कब से पढ़ता है, रात से ही पढ़ता है, तो काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। कालवाचक क्रिया विशेषण किसी भी काम के होने के समय का बोध हो, काम के समय का बोध हो, वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे लगातार, दिन भर, रात भर। रीतिवाचक में आप कैसे से प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, जैसे धीरे धीरे। वह धीरे धीरे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। परिमाणवाचक इसमें मात्रा की बात होगी, थोड़ा, बहुत। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए। मुझे कम खाना देना, कम कितना देना, कम खाना देना। ये मात्रा की बात हो रही है, जिसकी माप तौल की गणना हो, परिमाण की बात हो, वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से विदेशज शब्दों का सही युग्म कौन सा है? विदेशज जो अरबी, फारसी, चीनी, मंदारिन वगैरह वगैरह जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे फारसी हो गया, अरबी हो गया, ये सब भाषाएं जो शब्द होती हैं वो क्या होते हैं, पुर्तगाली, जापानी, ये सब विदेशी के अंतर्गत आते हैं। तो अदालत और सिफारिश ये क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है, ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। लोटा और डोंगा ये कैसा शब्द है साथी, देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज। निकास और ऊंट ये कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द है। विलाप और परीक्षा ये कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द जो लिए जाते हैं वही तत्सम होते हैं। निकास का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, निष्कासन, निष्कासन। ऊंट का क्या हो जाएगा, उष्ट्र। ऊंट क्या क्या हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा तत्सम रूप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। यह साथी बिहारी जी की पंक्ति है। तंत्रीनाद कवितर सरस रात रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे बूढ़े सब अंग। बूढ़े का मतलब यानी अपने जानने से है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विभावना, विरोधा, श्लेष, अर्थानंतर न्यास। अर्थानंतर न्यास। अर्थानंतर में क्या होता है, अर्थ के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। जैसे बड़े न हो जाए गुणन बिन विरट बढ़ाई पाए, यानी बड़े नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, साथ ही कर्म भी बड़े होने चाहिए, आपके गुण भी बड़े होने चाहिए। श्लेष अलंकार एक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, रहमन पानी राखिए। विरोधी कथन के माध्यम से अगर कोई बात कहा जाए तो वहां पे विरोधाभास होता है। विभावना कारण के बिना काम हो जाता है। विरोधी बस तंत्रीनाथ कवित्रस, यानी बिहारी जी कह रहे हैं कि जो काव्य के प्रेम में समाये हुए हैं, डूबे हुए हैं, उनका जीवन क्या है, सब अंग, यानी वो पूरा एक प्रकार से संसार को पार कर गए हैं। और जो नहीं समाये हुए वो क्या है, संसार की जो रूपी मायाजाल है उसमें फंसे पड़े हैं। तो एक कथन के माध्यम से दूसरा कथन विरोध के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय इस सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक साहित्यिक कृति के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, किसको मिला था, बताएंगे। संस्कृत के 4 अध्याय ये साथी रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृत के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इसके लिए मिला था, आलोक पर्व के लिए मिला था, आलोक पर्व रचना के लिए मिला था। कब मिला था, इन्हें मिला था साथी 1973 में मिला था।
आलोक पर्व रचना के लिए। अज्ञे जी को मिला था, अज्ञे जी को भी मिला था। अज्ञे जी की रचना है आंगन के पार, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार रचना के लिए वर्ष 1964 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पैसेज है, आपको इसको पढ़ना है और यहाँ पे 33 से 37 क्वेश्चन सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये पैसेज थोड़ा अच्छी लेवल का है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर दे पाएंगे। थोड़ा सा समझेंगे। जो साहित्य का आधार है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार क्या है, खड़ी है, साहित्य खड़ी है। उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बने हैं। उसकी क्या है, अटारियां और मीनार और गुंबद बने हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी। अभी बुनियाद जो मिट्टी है उसके नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने उसे देखने को जी उसे देखने को भी जी नहीं कर चाहेगा, उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सगम है और मर्यादा उससे परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाब दे, जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाब दे है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाब दे है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन भर खुदा के सामने जवाबदेह होने के बावजूद अपनी कमियों के लिए क्षमा पा सकता है, परंतु साहित्य में कलात्मक शिथिलता अक्षम्य है। साहित्य का आनंद अनूठा है और वह जीवन के ऊंचे उद्देश्यों से जुड़ा है। जो साहित्य केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाता है वह समाज को पतन की ओर ले जाता है। उच्च कोटि का साहित्य वही है जो मनुष्य के भ्रातृत्व, नैतिक मूल्यों और आत्मिक चेतनाओं को जागृत करे। लेखक का दायित्व अत्यंत गंभीर है क्योंकि उनकी लेखनी का प्रभाव सीधे युग निर्माण पे पड़ता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार जीवन और साहित्य का मुख्य अंतर क्या बताया गया है। गद्यांश के अनुसार मुख्य जीवन और साहित्य का अंतर क्या है ये बताया गया है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक पंक्ति में मुझे हिंट मिला, साथी कौन सी पंक्ति है थोड़ा सा देखेंगे। मुझे जो एक पंक्ति में मुझे हिंट मिला था यहाँ पे कि जो जीवन और परमात्मा है, जीव परमात्मा अपने कार्यों का जवाबदेह नहीं है, लेकिन वह मालूम पड़ता है कि साहित्य वह उसके जवाबदेह है। इसके लिए वो कुछ कानून है, इसके लिए क्या है, कुछ कानून है। यहाँ पे यही अंतर दिख रहा है कि जो जीवन है वो परमात्मा के प्रति जवाबदेह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन साहित्य अनिवार्य रूप से मनुष्य के प्रति जवाबदेह है। साहित्य क्या है, मनुष्य के प्रति क्या है साथी, जवाबदेह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी जीवन का कोई नियम नहीं होता, ये इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं की है। साहित्य का आधार मिट्टी है, जीवन का आत्मा परमात्मा। साहित्य और जीवन का यहाँ पे आपको बताना था। अगला जो है, अगला देखते हैं क्या दे रखा है। साहित्य में कलात्मक शिथिलता अक्षम्य है, इस पंक्ति का गद्यांश के संदर्भ में क्या सही अर्थ होगा। यानी इसका अर्थ क्या हो सकता है, भगवान इंसानों को गलतियां माफ करते समय ये साहित्यकार देते, ये तो नहीं हो सकता। शिथिल समाज को ज्यादा पसंद आता है, गद्यांश अशुद्धियां होना, ये साथी ये तीनों क्या वाक्य में कहीं पे मिले थे, नहीं मिले थे। साहित्यकार यदि नियमों में ढील देता है, नियमों में क्या ढील देता है, तो समाज उसे माफ नहीं करेगा। वह रचना क्या होता है, प्रभावहीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। साहित्य की शिथिलता अक्षम्य है, इसका यही अर्थ है कि अगर साहित्य जो कला होगी वो अगर सही थोड़ा सा ढीली पड़ जाएगी तो ये प्रकार के प्रभाव देखने को हमें मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार उच्च कोटि के साहित्य का मूल उद्देश्य क्या था। उच्च कोटि के साहित्य का मूल उद्देश्य हमें लास्ट वाली लाइन में देखने को मिला है, तो हमें लास्ट वाली लाइन हमें रीड करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाली लाइन यहाँ पे दे रखा है कि लेखक का दायित्व यहाँ पे दे रखा है, उच्च कोटि का साहित्य वही है जो मनुष्य में भ्रातृत्व, नैतिक मूल्य और आत्मिक चेतना को जागृत करे। किसको जागृत करे, आत्मिक चेतना को जागृत करे, आत्मिक चेतना। तो हमें देखना है, यही क्वेश्चन था हमारा, उच्च कोटि का साहित्य का मूल उद्देश्य क्या है। मानव के नैतिक मूल्य, भाईचारे और आत्मिक चेतना का विकास करना है साहित्य का मूल, उच्च कोटि के साहित्य का मूल उद्देश्य यही है, न कि मनोरंजन, न ही इमारत, न ही जीवन की कमियों को छिपाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भ्रातृत्व और आत्मिक शब्दों में क्रमशः कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो साथ ही एक शब्द होता है भ्रात, क्या होता है, भ्रातृ होता है। भ्रातृ में त्व प्रत्यय जुड़ा है, त्व किसमें है, इसमें है। एक शब्द होता है आत्मा, आत्मा में इक प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा इक प्रत्यय जुड़ा है, तो आत्मिक हो गया, इक प्रत्यय त्व इक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आत्मिक में इक प्रत्यय जुड़ा है, आत्मा धन इक, भातृधन त्व। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक, सबसे सटीक शीर्षक निम्नलिखित में क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। परमात्मा और जीवन का संबंध, साहित्य का आधार और उद्देश्य, मनोरंजन का समाज, कलात्मक शिथिलता। तो साथ ही कलात्मक शिथिलता या मनोरंजन का, परमात्मा और मानव जीवन। बट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, साहित्य है।
साहित्य के बारे में बताया गया है, साहित्य के उद्देश्य के बारे में बताया गया है, साहित्य की रीत के बारे में, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजेज़ होगी, इसका ज़िक्र किया गया है। यहाँ पे जो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, हम ऑप्शन नंबर बी पे लगाएँगे, साहित्य का आधार और उद्देश्य। न कि यहाँ पे परमात्मा और मानव जीवन, मेन मुद्दा तो यहाँ पे साहित्य का है, तो हम आप यहाँ पे मानव जीवन को क्यों मुद्दा बनाएँगे? साहित्य से सारी चीज़ें हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे पास टोटल हमने करे हैं 37 क्वेश्चन। आज का जो प्रैक्टिस सेट था साथी वो बताएंगे कैसा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जिसका नाम है NS शिक्षा @NS शिक्षा सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। कल फिर मिलेंगे साथी एक शानदार जानदार क्लास में। कब मिलेंगे? कल फिर मिलेंगे एक शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए साथी बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बंधु।